हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम इलेक्शन कमीशन पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को इलेक्शन कमीशन पार्ट 1 बहुत पसंद आया होगा। आप सभी की तरफ से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। चलिए, इस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड करंट अफेयर्स रिलेटेड टू द इलेक्शन कमीशन। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अकॉर्डिंग, जो कि विच एम्स एट प्रमोटिंग द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री प्रोवाइड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहां पर देखिए, क्वेश्चन डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड या उस पर पूछा नहीं गया है, लेकिन यहां पर आप ऑप्शन नंबर 2 जब देखेंगे तो वहां पर लिखा है स्टेट इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट ऑल पंचायत इलेक्शन। यानी कि जो भी स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है वो पंचायत इलेक्शन कंडक्ट करता है। ओके, तो हाँ, हमको पता है, हमने पार्ट 1 में देखा हुआ है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम डिस्ट्रिक्ट लेवल और विलेज लेवल के इलेक्शंस को कंडक्ट कराना होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये सेकंड ऑप्शन सही होगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट ऑल पंचायत इलेक्शन। ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ही इंक्लूड किया गया था। Okay, moving to the next question. Union territories are not represented in Rajya Sabha. Consider the following statement। और आपको पहला स्टेटमेंट है यूनियन टेरिटरीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन राज्यसभा। सेकंड ऑप्शन है इट इज विद इन द परव्यू ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू एडजुडिकेट द इलेक्शन डिस्प्यूट। अब यहाँ पर आप सेकंड ऑप्शन के अंदर देख पा रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के एडजुडिकेशन यानी उसकी जुरिस्डिक्शन एरिया जो होता है वो इलेक्शन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना है। चीफ इलेक्शन कमीशन का जो ज्यूरिस्डिक्शन पावर है वो इलेक्शन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना है, उसके अंदर आता है। तो हाँ, ये हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक जुडिशियल पावर्स इलेक्शन कमीशन के पास हैं, लेकिन फिर भी इलेक्शन को लेकर जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर डिसाइड नहीं करता है। इसलिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5 मेंबर बॉडी। अब देखिए, यहाँ पर डायरेक्टली आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर क्वेश्चन दिया गया है। तीनों स्टेटमेंट आपके इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड हैं। 2017 प्रीलिम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5 मेंबर बॉडी। क्या 5 मेंबर बॉडी होती है? अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो मैंने वहां आपको बताया था कि इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया है क्योंकि 5 मेंबर बॉडी नहीं होती है। सेकेंड इज यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड्स शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन। अब यहाँ पर ऑप्शन है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड्स शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल एंड बाई इलेक्शन। क्या ऐसा होगा? हमने कल पार्ट 1 में देखा था कि इलेक्शन के शेड्यूल और डेट्स को फिक्स करने का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है। देन व्हाई विल यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विल इंटरफेयर, है ना? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्यों इंटरफेयर करेगी उस काम में? सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा इस क्वेश्चन से। और आप इसके ऑप्शंस को जब देखेंगे तो इफ यू आर एबल टू एलिमिनेट द ऑप्शन नंबर 2 देन यू विल गेट द करेक्ट आंसर। आप देखिए, थर्ड स्टेटमेंट है इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व्स द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू स्प्लिट्स एंड मर्जर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब हमको एक करेक्ट कोड चूज करना है विच इज 1 and 2, 2 only, 2 and 3 only and 3 only. So here you can eliminate the option number 2 and you will directly get the answer which is 3 only. Okay, now we will discuss some current affairs related to Election Commission of India or general elections or anything related to elections. Now the first heading is political parties registration tracking management system. अब देखिए, हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर करने का काम, उनको रिकॉग्नाइज करने का काम, उनको स्टेटस प्रोवाइड करने का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रहता है।
तो जैसे ही कोई व्यक्ति, कोई इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन एज अ पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर होने के लिए एप्लीकेशन फाइल करता है, तो उसको अगर अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना है कि मेरी एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँची है, मेरी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसको फैसिलिटेट करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया हुआ है, पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी पॉलिटिकल पार्टी की एप्लीकेशन स्टेटस को थ्रू एन ऑनलाइन पोर्टल चेक कर सकता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ईरोनेट। इट इज अबाउट ईरोनेट। देखिए, प्रीलिम्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट जहां पर नहीं लगता है, फैक्ट बेस्ड होते हैं, डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड होते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज ईरोनेट, या ईरोनेट विच इज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आपने देखे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर। तो ईरोनेट यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक ऐसा पोर्टल है, एक ऐसा वेब बेस्ड सिस्टम है जो इलेक्टोरल ऑफिसर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। इससे होता क्या है कि इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट जो होता है, जैसे किसी वोटर को रजिस्टर करना है या फील्ड वेरिफिकेशन करना है, किसी भी प्रकार की जो प्रोसेस होती है इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट के लिए, उसको ऑटोमेट करता है। ये एक तरीके से ये काम को इजी बनाता है। ओके, नाउ ये डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में हम नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि डीलिमिटेशन कमीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। अगर आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, देन डीलिमिटेशन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? देखिए, डीलिमिटेशन कमीशन पहले हम समझते हैं कि आखिरकार है क्या। डीलिमिटेशन कमीशन या पहले तो ये समझिए कि ये न्यूज़ में क्यों था। ये जम्मू कश्मीर, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मणिपुर, इन स्टेट्स के लिए डीलिमिटेशन कमीशन सेटअप किया गया था। अब देखिए, डीलिमिटेशन कमीशन होता क्या है। डीलिमिटेशन का मतलब होता है जो विधानसभा या जो लोकसभा क्षेत्र जिसमें आप रह रहे हैं उसकी सीमा कैसे निर्धारित होती है। हाउ डू यू फिक्स द बाउंड्रीज ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को कैसे फिक्स करेंगे? क्या आपने कभी सोचा है कि ये विधानसभा क्षेत्र इतना ही क्यों है, इससे बड़ा क्यों नहीं है, या इससे छोटा क्यों नहीं है? इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर इतने शहर क्यों आ रहे हैं या इतने गांव क्यों आ रहे हैं? ये कभी आपने सोचा है? अगर आप इसका जवाब चाहते हैं तो इसका जवाब है कि डीलिमिटेशन कमीशन एक बॉडी होती है जो सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को सेटअप करती है। ओके, अब आप मेरे हिसाब से डिलिमिटेशन का मतलब समझ गए होंगे। इट इज द रिड्रॉइंग ऑफ टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब ये सेटअप कैसे किया जाता है? देखिए, आर्टिकल 82 यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 82 दिया हुआ है, और वहां पर ये लिखा हुआ है कि आफ्टर एवरी सेंसस, यानी कि हर जनगणना के बाद, जैसे लास्ट अभी 2011 में हुई थी सेंसस, उससे पहले 2001 में हुई थी, तो हर एक सेंसस के बाद पार्लियामेंट एक एक्ट के थ्रू डिलिमिटेशन एक्ट पास करेगा, एक डिलिमिटेशन एक्ट पास करेगा, और उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप किया जाएगा, इस्टेब्लिश किया जाएगा। ओके, और फिर डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबर्स को अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप ये देखिए कि अभी तक, जब से हमारे देश को आज़ादी मिली है, अभी तक डिलिमिटेशन कमीशन कितनी बार सेटअप किया गया है? सबसे पहले 1952, 63, देन 73 एंड देन 2002। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि बीच में ये गैप क्यों हो गया है? बीच में देखिए, गैप इसलिए हो गया है कि कुछ पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स लिए गए थे, और उनके कारण अभी ये बीच में गैप देखने को हमको मिल रहा है। तो टोटल अभी 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन को सेट किया गया है, और ये प्रोसेस को 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया है। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डीलिमिटेशन कमीशन के मेंबर्स कौन होते हैं। आपसे क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस देकर ये पूछ सकते हैं या आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। जज, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज द चेयरपर्सन ऑफ डीलिमिटेशन कमीशन। अगर आपने नहीं पढ़ा है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया है, देन यू विल गेट कंफ्यूज्ड इजीली। और इसके लिए एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला है कि एक बार देख लीजिए आप, क्या कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं वो इसके चेयरपर्सन होते हैं। ओके, देन इसके अदर मेंबर्स कौन कौन होते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, या ऐसा कोई इलेक्शन कमिश्नर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा नॉमिनेट किया गया हो।
और थर्ड पॉइंट में हम देख रहे हैं सी पॉइंट पर कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट, यानी जिस कंसर्न स्टेट के लिए आप सेटअप कर रहे हैं, सपोज इन केस यहाँ पर हम आसाम, अरुणाचल और नागालैंड की बात कर रहे हैं, तो जो भी स्टेट के लिए आप सेटअप कर रहे हैं डिलिमिटेशन कमीशन, इसके स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को आप उसका मेंबर बनाएंगे। ओके, आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब पोस्टल बैलेट और पोस्टल वोटिंग की बात करें। देखिए, ये न्यूज़ में इसलिए था कि अभी जब दिल्ली में विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, तब वहाँ पर पोस्टल बैलेट अलाउ कर दिया गया था। तो आपके लिए पोस्टल बैलेट के बारे में जानना या पोस्टल बैलेट वोटिंग के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा टाइप ऑफ वोटिंग है, मार्क माय वर्ड्स, टाइप ऑफ वोटिंग। पोस्टल वोटिंग क्या है? टाइप ऑफ वोटिंग है। ये एक ऐसा टाइप ऑफ वोटिंग है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट पेपर्स के थ्रू कंडक्ट किया जाता है। यानी कि ये जो ETPB है, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट पेपर्स, ये वोटर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं और फिर उनके वोट काउंट किए जाते हैं। जब वो लौट के आते हैं ETPB, देन उनके वोट काउंट किए जाते हैं। आपको ये भी यहाँ पर पॉइंट बहुत याद रखने वाला पॉइंट है कि अंडर सेक्शन 62 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, यानी RPA, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का जो सेक्शन 62 है, उसके अंदर ये प्रोविज़न है कि जो प्रिजनर्स हैं वो वोटिंग के लिए अलाउड नहीं है। यानी कि जो लोग ऑलरेडी कन्विक्टेड हैं और जो जेल के अंदर बंद हैं, प्रिजनर्स हैं, उन लोगों को वोटिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। बट जो लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर हैं, यानी ऐसे लोग जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के ट्रायल पर चल रहे हैं, वो लोग पोस्टल बैलेट के थ्रू अपना वोट डाल सकते हैं। ये पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है। इस पॉइंट को लेकर एक बहुत ही अच्छा आपका MCQ टाइप क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसको याद रखिएगा कि अंडर सेक्शन 62 ऑफ RPA 1951 prisoners are not allowed to vote, but people under preventive detention can cast their vote through postal ballot. ओके, तो ये यहाँ पे हमने जाना पोस्टल बैलेटिंग के बारे में। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रैंडम वेरिफिकेशन ऑफ VVPAT स्लिप्स इज इंक्रीज्ड टू 5 EVMs पर पोलिंग स्टेशन। देखिए, आजकल आपने देखा होगा कि जो हमारी वोटिंग मशीन होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM होती है, उसकी 2 यूनिट होती हैं, एक वैलेटिंग यूनिट और एक VVPAT मशीन लगी रहती है उसके साथ, जिसके अंदर से जब आप वोट डालते हैं तो एक स्लिप निकलती है और उस स्लिप पर पार्टी का सिंबल रहता है। तो ऐसी स्लिप्स का वेरिफिकेशन जो है वो काउंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनका नंबर बढ़ा दिया है। यानी कि पहले एक स्लिप हर पोलिंग स्टेशन से चेक हुआ करती थी, अब उनका वेरिफिकेशन एक EVM की स्लिप चेक हुआ करती थी, अब कम से कम 5 EVM की VVPAT स्लिप्स को चेक किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। ओके, देखिए, डिलिमिटेशन कमीशन का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि इट इज़ द हाईएस्ट पावर बॉडी। डिलिमिटेशन कमीशन हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, तो डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में मैं आपको बता दूं कि इट इज़ द हाईएस्ट पावर बॉडी एंड इट्स ऑर्डर्स कांट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। यानी कि आप इसके ऑर्डर को किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में, वेदर इट इज़ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एनी डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट, किसी भी कोर्ट के अंदर आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ये हाईएस्ट पावर बॉडी है। अब हम बात कर लेते हैं वॉलेंटरी कोड ऑफ एथिक्स फॉर द जनरल इलेक्शन 2019। देखिए, जनरली आपने सुना होगा कि इलेक्शन जिस दिन वोटिंग होती है उससे 48 आवर्स पहले कोई भी कैंपेनिंग या पब्लिसिटी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा या किसी भी कैंडिडेट के द्वारा अलाउड नहीं होती है। तो उस पीरियड को हम बोलते हैं साइलेंस आवर। तो सेक्शन 126 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट यानी RPA 1951 साइलेंस आवर्स के दौरान कैंपेनिंग और पब्लिसिटी को प्रोहिबिट करता है। अब इसके लिए कोड ऑफ एथिक्स डेवलप किया गया है
किसके द्वारा? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, IAMAI, इन लोगों ने कोड ऑफ एथिक्स डेवलप किया है जो कि इलेक्शन कमीशन को इन्होंने दिया है। ओके, यहाँ पर एक कमेटी का नाम है उमेश सिन्हा कमेटी। उमेश सिन्हा कमेटी ने रिकमेंड किया था कि ये जो प्रोविज़न है सेक्शन 126 के अंदर, जो प्रोविज़न है साइलेंस आवर के दौरान कैंपेनिंग और पब्लिसिटी ना करने का, इस प्रोविज़न को सोशल मीडिया और इंटरनेट के ऊपर भी लागू किया जाए। तो उमेश सिन्हा कमेटी आप याद रखिएगा सेक्शन 126 से रिलेटेड है और साइलेंस आर कैंपेनिंग, प्रोहिबिशन ऑफ कैंपेनिंग एंड पब्लिसिटी से रिलेटेड है। तो अगर आप इसको MCQ के अंदर पाते हैं कहीं पर भी, तो उमेश सिन्हा कमेटी को आप टिक करेंगे, प्रोहिबिशन ऑफ द कैंपेनिंग एंड पब्लिसिटी बिफोर 48 आवर्स ऑफ द एंड ऑफ द पोलिंग। ओके, नेक्स्ट हमारे पास मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में आर्टिकल है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट देखिए क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझिए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऐसी गाइडलाइंस हैं जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा इशू की जाती हैं टू गवर्न द कंडक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स। देखिए आमतौर पर क्या होता है, जनरली इलेक्शन कमीशन के द्वारा कुछ लिमिट सेट की जाती हैं कि उन लिमिट्स पर आप, उन लिमिट्स से ज़्यादा बढ़कर कोई भी कैंडिडेट या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी पब्लिसिटी के ऊपर एक्सपेंडिचर नहीं कर सकती है या डोनेशन नहीं ले सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अलग अलग टाइप की लिमिटेशंस लगाई जाती हैं। उन गाइडलाइंस को बोला जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ओके, उन गाइडलाइंस को बोला जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल कैंडिडेट्स को रेगुलेट करने के लिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन एक गाइडलाइन को इशू किया जाता है बाय द इलेक्शन कमीशन। उन गाइडलाइंस को हम बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली ये है, देन दीज आर नॉट लीगली बाइंडिंग, दीज गाइडलाइंस आर नॉट लीगली बाइंडिंग। आपको क्वेश्चन के अंदर बहुत ही घुमा के ये ऑप्शन दिया जा सकता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आर लीगली बाइंडिंग गाइडलाइंस इशूड बाय इलेक्शन कमीशन। नो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आर नॉट लीगली बाइंडिंग। ओके, देन आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वॉच करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसको हम सी विजिल ऐप के नाम से जानते हैं। अगर कोई भी कैंडिडेट या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच करती है, देन बाय द सी विजिल ऐप कोई भी सिटीजन डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो देखिए ये कितना अच्छा ऐप है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है एलोकेशन ऑफ 2 लीव सिंबल्स टू AIADMK अपेल्ड बाय दिल्ली हाई कोर्ट। देखिए AIADMK पार्टी के अंदर कुछ मतभेद था, कुछ ओपिनियंस में डिफरेंस था 2 लीव सिंबल को लेकर, यानी जो पार्टी सिंबल है उसको लेकर। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल है। तो हमें इस पॉलिटिकल न्यूज़ से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड जो RPA रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर जो सेक्शन है वो हमको याद रखना है। जैसे कि सेक्शन 29A ऑफ RPA 1951 इलेक्शन सिंबल्स के एलोकेशन के साथ डील करता है और पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिजर्वेशन और रजिस्ट्रेशन के साथ डील करता है। तो ये आपको याद रखना है। सेक्शन 29A ऑफ RPA 1951 deals with the election symbols, allocation, reservation and registration of political parties in India. And in the second point यहाँ पर हम देख रहे हैं कि by election order 1968 election commission is empowered to recognize political parties and allot symbols। यानी कि by election order 1968 जो इलेक्शन कमीशन है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को सिम्बल्स अलॉट करने के लिए एम्पावर्ड है और उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए एम्पावर्ड है। देखिए मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के रजिस्ट्रेशन और रिकॉग्निशन में थोड़ा सा अंतर है। आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं बट रिकॉग्निशन देना इलेक्शन कमीशन का काम है। वेदर योर पार्टी इज़ नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी और रीजनल पार्टी, ये रिकॉग्निशन स्टेटस देना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। देखिए यहाँ पर मैंने एक हाईलाइट करके नोट डाला हुआ है, 2 or more recognized political parties can have the same symbol provided that they are not contenders in the same state or UTs।
ये पॉइंट बहुत ही बेहतरीन और शानदार पॉइंट है, ये आपको याद रखना ही चाहिए कि कोई भी दो पार्टीज़ या दो से अधिक पार्टीज़ का सिंबल सेम हो सकता है। अक्सर ये पॉइंट आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि दो या दो से अधिक कोई भी पार्टीज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ का इलेक्शन सिंबल सेम हो सकता है, बट कंडीशन यहाँ पर ये है कि वो सेम स्टेट के अंदर आपस में कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं। कंडीशन यहाँ पर ये है कि सेम स्टेट या सेम यूनियन टेरिटरी के अंदर वो पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शंस कंटेस्ट नहीं कर रही हों, तो उनका इलेक्शन सिंबल भी सेम हो सकता है। देन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो भी डोनेशन आया है उसकी डिटेल्स को डिस्क्लोज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑर्डर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ टू डिस्क्लोज डिटेल्स ऑफ डोनेशन बाय इलेक्टोरल बॉन्ड। तो सबसे पहले समझिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाऊं तो सीधे से ये समझिए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेशन देने का एक ये तरीका है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेट करने के लिए, बट आप इसमें बाया कैश नहीं देते हैं। आप बैंक जाकर एक बॉन्ड परचेज करते हैं और उस बैंक का नाम है SBI, यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड को सेल कौन करता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। इसको परचेज कोई भी बॉडी इंडिया के अंदर या कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया कर सकता है। इसकी ड्यूरेशन रहती है जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर के अंदर 10 दिन, यानी कि जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर के अंदर जो 10 डेज डिसाइडेड है, आप तब जाके SBI के किसी भी ब्रांच से इलेक्टोरल बॉन्ड को परचेज कर सकते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेट कर सकते हैं। अच्छा, इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू डोनेशन लेने के लिए कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ एलिजिबल है? तो देखिए यहाँ पर ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ एलिजिबल हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू डोनेशन लेने के लिए जिन्होंने लास्ट लोकसभा इलेक्शन में जिनका वोट परसेंटेज 1% से ज़्यादा रहा हो, या तो 1% रहा हो या 1% से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज रहा हो, वोट परसेंटेज रहा हो इन द लास्ट लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शन। और ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो सेक्शन 29A ऑफ RPA एक्ट 1951 के अंडर रजिस्टर्ड हों। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आपको ये याद रखना चाहिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो भी डोनेशन आता है वो इनकम टैक्स एक्ट से एग्जम्प्टेड है। मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू डोनेशन ले रही हैं वो डोनेशन के ऊपर उनको किसी भी प्रकार का कोई भी इनकम टैक्स नहीं पे करना होगा। यहाँ पर एक सेक्शन 29C के बारे में और समझ लीजिए। ये सेक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए हम इनको बार बार रिपीट कर रहे हैं। सेक्शन 29C 1951, सेक्शन 29C ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट RPA 1951 सोर्स ऑफ फंडिंग के साथ डील करता है, यानी कि फंडिंग का सोर्स क्या है उसकी डिक्लेरेशन को लेके डीलिंग करता है सेक्शन 29C ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट RPA 1951। ओके, थैंक यू गाइज। इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम अगले लेक्चर में फाइनेंस कमीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही और भी बहुत सारे ऑसम कोर्सेज अलग अलग सब्जेक्ट्स के मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, तो मेरे साथ बने रहिएगा। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।